नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया में। आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, नहीं बदला जाएगा मियांवाला का नाम। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद धामी सरकार को बदलना पड़ा फैसला। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के खास इंतजाम। लैंडस्लाइड और आपदा संभावित इलाकों में टीमें तैनात। तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर फोकस। उत्तराखंड में भी छिड़ा औरंगजेब विवाद पर घमासान। हरदा का बीजेपी पर निशाना, कहा एकांत में भाजपा वाले लगाते हैं औरंगजेब की फोटो। बीजेपी ने भी किया पलटवार। देहरादून में बैकफुट पर आए प्राइवेट स्कूल। जिला प्रशासन की सख्ती का दिखा असर। फीस बढ़ोतरी के फैसले को लिया वापस। हर 3 साल में सिर्फ 10% फीस बढ़ाने के निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने विभागों द्वारा दिसंबर तक 80% बजट खर्च तय करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य खर्च को लेकर हर 3 महीने में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी समीक्षा करेंगे। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की भी बात कही गई है। जीएसटी कलेक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही राज्य के समावेशी विकास के लिए नए संसाधन जुटाने की दिशा में कार्य करने की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बताया जा रहा है कि अब मियांवाला का नाम नहीं बदला जाएगा। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि स्थानीयों ने कुलदीप बुटोला के नेतृत्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। नाम बदले जाने के लिए लगातार जो है विरोध किया जा रहा था। जिस तरह से मियांवाला का नाम रामजी वाला कर दिया गया था, उसके बाद से स्थानीय लोगों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा था। विरोध के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब मियांवाला का नाम नहीं बदला जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने की घोषणा हाल ही में की गई थी। 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई थी, जिसमें लगातार जो है मियांवाला का नाम बदलने को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। और अब जाकर इस फैसले को एक बार फिर से पलट दिया गया है और मियांवाला का नाम न बदलने की बात कही गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर इस बार शासन पहले से ही खास मुस्तैदी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल आई दिक्कतों को देखते हुए इस बार आपदा प्रबंधन विभाग ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचाना शुरू कर दिया है। चाहे वो एक स्थान पर यात्रियों के जमा हो जाने की समस्या हो या फिर आपदा में रास्तों के टूट जाने की, इस बार आपदा प्रबंधन विभाग इन दिक्कतों से बचने के लिए पहले से ही योजना बनाने में लगा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना भी तय है। राज्य में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के चलते आने वाली दिक्कतों से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपदा से लड़ने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग की कोशिश है कि लैंडस्लाइड या किसी अन्य वजह से रास्तों को बंद होने पर रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके। इसके साथ ही आपदा संभावित इलाकों में पहले से टीमें तैनात रखी जा रही है। आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक की गई है। बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। जहां तक आपदा की दृष्टि से तैयारी का प्रश्न है, हम लोग तैयार हैं आपदा की दृष्टि से तैयारी करने के लिए। सब विभागों के साथ हमारा समन्वय लगातार बना रहता है। विगत वर्षों में जनपदों में या चारधाम यात्रा मार्ग पर या जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उन पर किस किस प्रकार की आपदा आई है, किस प्रकार से हमारा रिस्पांस रहा है, कहाँ पे हमारी कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए थे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जनपदों को निर्देश जारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि जब आपदा आएगी किसी प्रकार से, तो वहाँ पर हमारी तैयारी पहले से रहे, हमारे लोग पहले से तैनात रहें
जैसे लैंडस्लाइड होता है तो लैंडस्लाइड जहाँ पे होता है वहाँ पर मैन पावर तैनात रहे, हमारा मशीनरी हो, जेसीबी हो, ताकि रास्ता बंद होते ही हम खोलने का अपना कार्रवाई आरंभ कर सकें और न्यूनतम समय में हम जो मलबा वगैरह है हटा के यात्रा को सुचारू कर सकें। पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान कई मार्गों पर एकाएक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई थी। इसके चलते कुछ स्थानों पर भगदड़ जैसी स्थिति भी बनी, तो कुछ जगहों पर यात्रियों को गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ी। ऐसे में खाने पीने और शौचालय की व्यवस्था न मिलने से सरकार की किरकिरी हुई थी। इस बार सरकार इसे लेकर पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से रास्ता रोकने के लिए, जब कभी रास्ता रोके जाने की आवश्यकता होती है, मलबा आने के कारण या ट्रैफिक जाम हो गया है किसी और कारण से, तो रोकने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम ऐसे स्थान पर लोगों को रोकें जहां पर जो अवस्थापना सुविधाएं हैं या जो एक कॉमन सुविधाएं चाहिए हमको, वो सब रहें। चाय वगैरह की व्यवस्था हो, होटल वगैरह हो, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था हो, टॉयलेट वगैरह जाने की व्यवस्था हो, वो सब रहें, ताकि लोगों को बहुत अधिक परेशान न होना पड़े और लोग अपना जब तक रुकना पड़े मजबूरी में रुक के अपना जो आवश्यक कार्य हैं वो अपना कर सकें या सुविधाजनक तरीके से वहाँ रेस्ट कर सकें, और जो ही रास्ता खुलेगा हम उनको रवाना कर देंगे। उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा सिर्फ यात्रा न होकर आर्थिकी का एक सबसे बड़ा जरिया भी है। हालांकि पहले कुछ वक्त में यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के सीमित संसाधनों के लिए इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों को योजनाबद्ध तरीके से दर्शन कराना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। फिलहाल इस साल सरकारी मशीनरी की कसरत जारी है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। रफ्तार मीडिया के लिए कैमरा सहयोगी निशांत चौहान के साथ देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारी कर ली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से हो और सभी तीर्थ यात्री जो है वो सही ढंग से दर्शन कर सके, इसी पर खास फोकस रहेगा। इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें बताया कि वाहनों के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। केदारनाथ धाम में शटल सेवा शुरू भी की जा रही है। चारधाम यात्रा रूट पर 5 जगहों पर चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए वाहनों की कोई कमी नहीं हो। वाहन की अगर कोई कमी होती है तो रोडवेज से उसकी पूर्ति करेंगे हम। उसमें भी अगर गाड़ियाँ कुछ कम पड़ जाती हैं तो अन्य जगह जैसे केमू की गाड़ियाँ भी हम लोग मंगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग का प्रयास रहता है कि जो चारधाम यात्रा पर लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित धाम तक पहुँचे और वहाँ से सुरक्षित घरों तक पहुँच जाएँ। इसके लिए हम लोग गाड़ियों को चेक करते हैं कि गाड़ियाँ मानक के अनुसार हैं कि नहीं, ज़्यादा गाड़ी में लोग बैठे तो नहीं हैं, ओवरलोडिंग तो नहीं है, रास्ते में रैश ड्राइविंग तो नहीं की जा रही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जगह जगह चेक पोस्ट भी लगाते हैं। हमारी 5 चेक पोस्ट लगने वाली है चारधाम यात्रा के मार्गों पर। वही चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन पर आगामी कुछ समय जो है वो रोक लगाने का फैसला लिया है। शुरुआत के दिनों में ये रोक रहेगी। इसके साथ ही आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने ये इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए थे और बताया था कि यात्रा की पीक समय पर किसी को भी वीआईपी दर्शन जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। शासन स्तर से सभी राज्यों को जो है इस तरह के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को एक तरह ही शुरुआती तौर पर जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी हैं उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा इसमें वीवीआईपी दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने बैन कर रखा है। वही चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन समेत तमाम विभाग जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को सही करने में जुटा है। वहीं बर्फ से ढके रास्तों को साफ करने के लिए लेबर लगातार काम कर रही है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
लगातार सारे विभाग इसमें बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करें, चाहे PWD हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस है और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट हैं, सब लोग बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। और जो रास्ते हैं आपको पता बिल्कुल इसमें ठीक हैं। और बर्फ़ जैसे केदारनाथ में बर्फ़, वहाँ पे अब लगातार लेबर काम कर रही है, बद्रीनाथ में भी आप बर्फ़ है अभी, लेकिन वो लगातार मुझे लगता है आने वाले समय में अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ़ मुझे लगा 10 और 15 अप्रैल के बीच पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी और कम से कम रास्ता जाने आने के लिए योग्य हो जाएगा। और जगह जगह जहाँ सड़कें, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो हैं लगे काम, PWD हैं और दूसरे अदर डिपार्टमेंट है जो इस कार्य को देखते हैं, वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों जिले के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन होंगे सभी श्रद्धालुओं को, कोई भी किसी को दिक्कत आने की इस बार संभावना नहीं है। उत्तराखंड में एक और जहां मंदिर, मस्जिद, मजार और मदरसों पर सियासत जारी है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब विवाद उत्तराखंड की राजनीति में भी दस्तक दे चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने औरंगजेब को लेकर बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है तो सियासत और भी गर्मा चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धामित सरकार अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक 150 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया गया, जिसे लेकर प्रदेश में खूब सियासी दंगल भी देखने को मिला। एक और जहां विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने में कोई कोताही नहीं बरती। धर्म पर सियासत शुरू हुई तो गड़े मुर्दे भी बाहर आने लगे। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने सनातनी होने पर बीजेपी को बहस के लिए ललकार दिया है। करें डिबेट कहें तुम हिंदू नहीं हो, भाजपा कहे ना। और हाँ, दो प्रकार के हिंदू हैं, एक सनातनी हिंदू है, एक तनातनी हिंदू है। मैं सनातनी हिंदू हूँ, वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव वाला हूँ। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने ये भी कहा कि बीजेपी कभी औरंगजेब के नाम की रोटी खाती है तो कभी किसी के नाम की। बीजेपी वाले एकांत में औरंगजेब की फोटो लगाकर उन्हें ही कल्याणदाता कहते हैं। भाजपा जो है तनातनी हिंदू है, जो कभी औरंगजेब के नाम से रोटी खाती है, कभी किसी और के नाम से रोटी खाती है। जो है ये तो उनकी सत्ता तो इन्हीं नामों से चल रही है ना। बल्कि एकांत में तो भाजपा के लोग जो है इनके फोटो लगा करके कहते होंगे तुम ही कल्याणदाता हो, तुम्हारी वजह से सरकार में आ रहे, तुम्हारी वजह से सरकार बची है बिना कुछ किए। देख लीजिएगा, आप कभी देख लीजिएगा, इनके जो घोर पुराने भाजपाई हैं उनके घरों में जो है मुझे लग रहा है कहीं औरंगजेब आदि की तस्वीर न रखी हो, क्योंकि इनका नाम लेके तो सब चीज़ों से ध्यान हटाया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर बीजेपी विधायक ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि बीजेपी को किसी औरंगजेब का नाम जपने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब तक राहुल गांधी और हरीश रावत बोलते रहेंगे तब तक बीजेपी को फायदा होता रहेगा। देखिए, मैं माननीय हरीश रावत जी को स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पार्टी न औरंगजेब का नाम जपती है न शाहजहाँ का नाम जपती है। हमारे यहाँ पार्टी राहुल गांधी और हरीश रावत का नाम जपती है कि जब तक बोलते रहेंगे और जब तक ये चलते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी। वहीं हरीश रावत के तस्वीर वाले बयान पर विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत ने कितने भाजपाइयों के घरों को देखा है, उन्हें ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। कितने घर हरीश रावत जी ने भाजपा के देखे हुए हैं, ताकि उनके घरों की तस्वीरें उन्होंने देखी हों, पहले वो स्पष्ट कर दें। और जहाँ तक हरीश रावत जी का प्रश्न है, तो हरीश रावत जी का एक फ़ोटो वायरल हुआ था चुनाव के दौरान, जब उन्होंने उत्तराखंड में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय बनाने की बात की थी, तो उसमें लोगों ने लगभग कमोवेश औरंगजेब की शक्ल में उनको प्रस्तुत किया था। देश हो या फिर प्रदेश, धार्मिक सियासी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज सियासी दल असल मुद्दों से भटककर धर्मों की राजनीति कर रहे हैं और साबित करने में लगे हैं कि कौन कितना बड़ा सनातनी है। लेकिन धर्म को लेकर जो सियासत प्रदेश में छिड़ी है, देखना होगा कि आखिर इसका कितना असर जनता पर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा है। राजधानी देहरादून के प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी की थी, लेकिन जिला प्रशासन के एक्शन के बाद प्राइवेट स्कूल बैकफुट पर आए और फीस बढ़ोतरी के फैसले को रोल बैक किया है। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में बैकफुट पर प्राइवेट स्कूल, जिला प्रशासन की सख्ती का दिखा असर।
फीस बढ़ोतरी के फैसले को लिया वापस। स्कूलों में नया सेशन शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आई। फीस में हर साल की तरह इस साल भी बढ़ोतरी की गई, लेकिन देहरादून जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अब प्राइवेट स्कूल बैकफुट पर आया है और फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस लिया गया है। बता दें कि दून के प्राइवेट स्कूलों पर जिला प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा। कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी में कटौती भी शुरू कर दी है। देहरादून के एन मैरी स्कूल ने जहां डीएम के निर्देश के बाद फीस में कटौती की है, तो वहीं सेंट जोसेफ स्कूल और समर वैली को भी फीस वृद्धि पर चेतावनी दी गई है। सेंट जोसेफ स्कूल को निर्देश दिए गए कि वो 3 साल में अधिकतम 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता। इतना ही नहीं, देहरादून के डीएम सबीन बंसल ने प्राइवेट स्कूलों को फीस के अलावा कॉपियों पर स्कूल के नाम और लोगों का ट्रेंड भी खत्म करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आगे से इस तरह का ट्रेंड नहीं चलना चाहिए। साथ ही 3 साल में 10% से अधिक फीस बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इस सख्ती के बीच कई स्कूल जिला प्रशासन की रडार पर है। डीएम ने साफ कर दिया है कि शिक्षा में मनमानी नहीं चलेगी और प्रशासन ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। दरअसल इस साल स्कूलों में सेशन की शुरुआत में ही फीस बढ़ोतरी का फरमान प्राइवेट स्कूलों की तरफ से जारी कर दिया गया था, जिसके बाद पेरेंट्स ने आवाज उठाई और जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की गई। इस शिकायत के बाद देहरादून जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आया और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसा गया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देवभूमि में देवी के कई सिद्धपीठ है। श्रीनगर गढ़वाल के पास देवलगढ़ में एक सिद्धपीठ राजराजेश्वरी का भी मंदिर है, जो गढ़वाल राजवंश और उनसे संबंधित लोगों की कुल देवी है। राजराजेश्वरी किसी मंदिर में नहीं बल्कि घर में निवास करती है, जिसमें 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योत जलती आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के पास देवलगढ़ में एक सिद्धपीठ राजराजेश्वरी का मंदिर भी है, जो गढ़वाल राजवंश और उनसे संबंधित लोगों की कुल देवी है। राजराजेश्वरी किसी मंदिर में नहीं बल्कि घर में निवास करती हैं, जिसमें 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योत जलती आ रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी लोकेशन पे, और मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मॉडर्न टाइप का नहीं है। ये पौराणिक मंदिर है, जैसे मंदिर होते ही थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसको मॉडिफाइड नहीं किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। 3 मंजिला घर में राजराजेश्वरी देवी निवास करती हैं। वर्तमान में उन्हें ही सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मां राजराजेश्वरी को मोक्ष, वैभव, धन और योग की देवी कहा जाता है। यहाँ आज भी मूल स्थान पर उन्नत श्री यंत्र विद्यमान है। सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर श्रीनगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर देवलगढ़ में स्थित है। देवलगढ़ तक निजी या सवारी वाहन से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद सड़क से तकरीबन 250 मीटर की चढ़ाई चढ़ने पर राजराजेश्वरी मंदिर मौजूद है। राजराजेश्वरी मंदिर से पूर्व गौरा देवी मंदिर के दर्शन भी भक्त करते हैं। उनियाल इस सिद्धपीठ के परंपरागत पुजारी हैं। पंडित कुंजिका प्रसाद उनियाल बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जरिए हवन यज्ञ की भभूत विदेशों में भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि जब विदेशों से लोग गांव आते हैं तो मंदिर के दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद लोग यहां से राख को अपने साथ ले जाते हैं। भगवती राजराजेश्वरी का प्राण कहा जाता है श्रीयंत्र, और महाराजा अजयपाल ने जो है यहाँ पर उन्नत श्रीयंत्र की स्थापना की थी, जो कि आज भी विद्यमान है। और उत्तराखंड में अगर कहीं उन्नत श्रीयंत्र है प्राचीन, वर्तमान में बना रहे हुए, लेकिन जो प्राचीन है वो इसी पीठ में आज भी विद्यमान है। इस पीठ में जो है अखंड ज्योत की परंपरा यथावत रखी गई है। दैनिक हवन की परंपरा यथावत रखी गई है। नवरात्र और विशेष अवसरों पर रात्रि के हवन का भी यहाँ पे आयोजन होता है। और श्रीयंत्र में जो है सकल ब्रह्मांड की कल्पना की गई है। सकल ब्रह्मांड के प्राणी हो गए, सकल लोक हो गए, सकल शक्तियों का उसमें समावेश माना जाता है। और यहाँ से भगवती की जो है वो फूल पिठाई और जो यज्ञ कुंड की भभूत है वो बड़ी चमत्कारी मानी जाती है। उसको अपने घरों को ले जाते हैं और देश विदेशों को भी भेजते हैं लोग। गढ़वाल नरेश रहे अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से राजधानी परिवर्तन कर देवलगढ़ को राजधानी बनाया था और चांदपुर से श्री यंत्र लाकर 3 मंजिला भवन बनाकर उसमें राजराजेश्वरी मंदिर को स्थापित किया था।
राजराजेश्वरी मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि वो मंदिर में नहीं रहती, इसीलिए मंदिर की मूर्ति और यंत्र भवन में रखे गए हैं। यहाँ नित्य विशेष पूजा पाठ हवन परंपरा के अनुसार होता है। रफ्तार मीडिया के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। रुड़की के सफरपुर गांव की महिला पर 3 तलाक इतना भारी पड़ गया कि उसने गंग नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में महिला के पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं महिला का शव अब गंग नहर से बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने धोखे से महिला से दूसरी शादी की थी, जिसकी भनक लगने के बाद उसने आत्महत्या का फैसला उठाया। महिला के परिजनों के द्वारा उनके मायके पक्ष के द्वारा एक तहरीर हमें दी थी, जिसमें 3 तलाक वाले भी तथ्य थे। उन सभी तथ्यों के आधार पर एक महिला सब इंस्पेक्टर उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। और अभी जैसा आप लोग बता ही रहे हैं, कल बॉडी रिकवर हो चुकी है, उसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है। और विवेचना में जो तथ्य आएंगे, जो इंग्रेडिएंट, जो तत्व विवेचना में है, उन सारे तत्वों पर हमारी गहराई से इन्वेस्टिगेशन चलेगी और जैसा आगे लीगल कार्रवाई बननी है वो हम काम करेंगे। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के पुतले पर बच्चे से जबरदस्ती पेशाब कराने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की विवेचना जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन पिरान कलियर में संशोधित वक्फ बोर्ड के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बच्चे से जबरदस्ती पुतले पर पेशाब करवाया था। देखिए, वो जो पुतला दहन हुआ उसके बाद जो घटनाक्रम चीजें हुई और एक वीडियो जो वायरल हुआ वो वास्तव में आपत्तिजनक है और अमर्यादित है। उसमें एक बच्ची, आपने देखा होगा उस वीडियो को, अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे की जान को खतरे में डाल करके वो कृत्य करवाया जा रहा है। तो इमीडिएट जैसे हमारे संज्ञान में आया, हमने लोकल थाने में, जो हमारा कालियर थाना वहाँ बताया, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ सुसंगत धाराओं में और व्यक्ति की बाकी जो प्रिवेंटिव के तौर पर उसको अरेस्ट करके हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उधर मंगलोर के लिब्बरेडी गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। परिवार की माने तो 3 साल पहले महिला का विवाह लिब्बरहेडी निवासी एक व्यक्ति के साथ हुआ था। महिला को तभी से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि परिवार ने अब इस पूरे मामले में मदद की गुहार लगाई है। है लड़की का नाम, और जी शादी लगभग 3 साल के आसपास हो गई उसके लड़की को शादी को। और जी जब हमें सूचना दी गई इस चीज़ की कि इसका अटैक हुआ इस लड़की को, अच्छा जी, और दिखा भी नहीं रहे थे परिजनों को, जो इनके माता पिता गए थे उनको दिखा भी नहीं रहे थे। और जी कपड़ा तो हटाने नहीं दे रहे थे गले पे से। फिर हमने कुछ थोड़ा सा विवाद किया तो जबरदस्ती देखा तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। हमने वीडियो बना रखी मारपीट की, हमारे पास पूरा प्रूफ है इस चीज़ का, और गाली भी दे रहे हैं। इनका भाई है, वीडियो पूरा साफ सुथरा आ रहा बिल्कुल। वही चंपावत पुलिस ने कुमाऊं के एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी अजय गणपति ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार वांछित आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी और अब जाकर इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। दिनांक 3 फरवरी 2025 को थाना रीटा साहिब में एक एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त कुलदीप जोशी जो खटकना पुल के पास रहने वाला है, उसके पूछताछ के बाद और एक अभियुक्त जिसका नाम है मांग सिंह उर्फ मंगू पुत्र गुरवचन सिंह, ये रहने वाला बिडोरा मजोला, थाना नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर का है, इसका नाम प्रकाश में आया। मांग सिंह उर्फ मंगू का आपराधिक इतिहास में 5 इसके खिलाफ एनडीपीएस के मुकदमे हैं, एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है और एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है। इसमें से 2 मुकदमे थाना रीटा साहिब के हैं, थाना नानकमत्ता के 5 मुकदमे हैं और थाना सितारगंज का 1 मुकदमा है। तो ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी था जो लगातार पुलिस से बचने के लिए अपना ठिकाना बदल रहा था। तो आज इसको रामपुर के राह से गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, नहीं बदला जाएगा मियांवाला का नाम। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद धामी सरकार को बदलना पड़ा फैसला। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के खास इंतजाम। लैंडस्लाइड और आपदा
संभावित इलाकों में टीमें तैनात, तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर फोकस। उत्तराखंड में भी छिड़ा औरंगजेब विवाद पर घमासान, हरदा का बीजेपी पर निशाना, कहा एकांत में भाजपा वाले लगाते हैं औरंगजेब की फोटो, बीजेपी ने भी किया पलटवार। देहरादून में बैकफुट पर आए प्राइवेट स्कूल, जिला प्रशासन की सख्ती का दिखा असर, फीस बढ़ोतरी के फैसले को लिया वापस, हर 3 साल में सिर्फ 10% फीस बढ़ाने के निर्देश।